लड़की 25 साल की हो गई है और उसे माँ से बाप से पूछना पड़ रहा है कि शादी किससे, संबंध किससे, सेक्स किससे। तो इन माँ बाप ने उसको परवरिश कैसी दी है कि वो 25 साल की होके भी अभी अपंग है। आपने लड़की पढ़ा लिखा कर बड़ी कर दी, छोड़ो ना, अब वो देख लेगी अपनी जिंदगी। तो जैसे बच्चे नहीं जा करके माँ बाप से बोलेंगे कि मम्मी पापा आप सेक्स कर लीजिए, वैसे ही मम्मी पापा को भी बच्चों के इन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अब बच्चे हैं ही नहीं, बहुत बड़े हो गए। और इंसान को कैद करने का बड़ा ही घिनौना तरीका ये होता है कि उसकी सेक्सुअलिटी को कैद कर लिया जाए। बंधुआ मजदूरी से भी ज्यादा बड़ी लानत हो गई ना। कह रही हैं कि 1 साल से सुन रही हूँ और प्रश्न व्यक्तिगत है और समाज में जो एक दबाव बनाया जाता है दहेज को और विवाह को लेकर, उससे संबंधित है। मेरे पिता चाहते हैं कि उन्होंने मेरी शादी के लिए बचपन से जो दहेज के पैसे इकट्ठे किए हैं, उन पैसों से वो मुझे प्राइवेट कॉलेज से MBBS करा दें और फिर किसी डॉक्टर से शादी करा के मेरा भविष्य सुरक्षित कर दें। और इसके लिए वो मुझ पर काफ़ी दबाव बना रहे हैं। मुझे ये स्थिति कुछ समझ में नहीं आ रही कि ये सब क्या हो रहा है और मैं सही गलत का निर्धारण कैसे करूं। आपसे समझा है कि हमें सही बंधनों का चुनाव करना चाहिए, पर क्या ये बंधन सही है? 25 वर्षीय हैं। देखिए, जो बातें सैद्धांतिक रूप से सर्वसामान्य के लिए ही गलत हैं, वो किसी एक व्यक्ति के लिए विशेष रूप से तो सही नहीं हो सकती ना। कुछ मूलभूत चीजें हैं। विवाह इसलिए करना कि कोई मिल जाएगा जो साथ या सुरक्षा दे देगा, गड़बड़ है। ये सिद्धांत की बात है, इसका कोई अपवाद नहीं हो सकता। अच्छा भविष्य क्या होता है? गुड लाइफ, इसकी पहले से ही एक छवि बनाकर रखना और जो लोग आप पर आश्रित हैं उन पर दबाव बनाना कि वो भी इसी छवि को स्वीकार करें, ये तो किसी भी हाल में, किसी भी घर में, किसी भी समय में, किसी भी रिश्ते में सही नहीं हो सकता ना। इन बातों पर हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। आप उन चर्चाओं में अगर सम्मिलित रही हैं या रिकॉर्डिंग सुनी है तो आपको स्पष्ट ही होंगी ये बातें। आप शायद मुझसे बस एक प्रमाण चाह रही हैं, एक वैलिडेशन। डॉक्टर लड़के से शादी हो जाएगी, लड़की को पढ़ा लिखा इसीलिए दो ताकि उसे एक डॉक्टर मिल जाए या कोई अच्छे पैसे कमाने वाला या सरकारी नौकरी वाला। मैं क्या बोलूं इस पर? इसमें ये तो छोड़िए कि लड़की का और उसके भावी पति का आपस में क्या प्रेम होगा, इसमें तो मुझे बाप और बेटी में ही कोई विशेष प्रेम दिखाई नहीं दे रहा। मैं अपने हिसाब से नहीं, जो समाज ने एक लकीर खींच दी है
मैं उसके हिसाब से कहता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, एक अच्छा भविष्य एक अच्छी लड़की का कैसा होना चाहिए कि उसको एक अच्छा कमाने वाला पति मिल जाए। उसको शिक्षा भी इसलिए नहीं दो क्योंकि शिक्षा का अपने आप में महत्व है। शिक्षा इसलिए दो क्योंकि डॉक्टर होगी तो डॉक्टर पति भी आसानी से मिलेगा। मैं क्या बोलूँ इन सब बातों पे, तो बहुत ज़ाहिरी तौर पर ही काफ़ी हल्की बातें हैं, इनमें कोई वज़न नहीं। इन बातों को काटने में भी मुझे कोई मज़ा नहीं आ रहा। दहेज के पैसे इकट्ठा करे हैं, अब ये है कि एमबीबीएस करा दो। दहेज भी इसलिए था कि उससे पति मिल जाएगा, एमबीबीएस भी इसीलिए है कि उससे पति मिल जाएगा। तो लड़की की ज़िंदगी इसीलिए है कि उसे पति मिल जाए। और लड़की नहीं है, वो महिला है 25 वर्ष की, अच्छी खासी वयस्क है, प्रौढ़ है। कोई ऐसा भी नहीं कि ताज़ी ताज़ी जवान हुई है, 18 ही साल की है। 18 में वोटिंग का अधिकार मिलता है, फिर कुछ अधिकार 21 में मिलते हैं, और 25 में जानते हो आपको ये अधिकार भी मिल जाता है कि आप जो ऊंचे संवैधानिक पद हैं उन पर भी बैठ सकते हो। 25 पर तो आकर के संविधान भी जितनी शर्तें रखता था सब में ढील दे देता है, कहता है अब 25 पे कोई शर्त नहीं रहेगी। 14 से शर्तें खोलनी शुरू की जाती हैं। 14 से नीचे तो आप अगर काम करते भी पकड़े गए तो जो आपसे काम करा रहा हो उसे सजा हो जाएगी। 14 पे आपको ये मिल जाता है कि आप अपनी पढ़ाई के साथ कुछ पार्ट टाइम काम कर लो। फिर आता है वोटिंग का अधिकार, ड्राइविंग लाइसेंस का अधिकार, चुनाव में खड़े होने का अधिकार। और आप 25 की अगर हैं तो आप प्रधानमंत्री बन सकती हैं, अगर मुझे सही याद है। 25 की हैं आप के हवाले पूरा देश किया जा सकता है। 25 की हैं आपके हवाले आपकी ज़िंदगी ही नहीं करी जा सकती। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि एक पूरे तरीके से वयस्क एडल्ट महिला क्या बातें कर रही है। हुँ? इंसान को कैद करने के कई तरीके होते हैं। मैं हाथ पांव किस दिशा में चलाऊंगा ये कैद करा जा सकता है। हुँ? कैसे? कि भाई मैं तुझे रोजी रोटी दे रहा हूँ तो उसके हिसाब से हाथ पांव चला। तू फैक्ट्री में काम करता है तो तू अमुक तरीके से हाथ पांव चलाएगा। तो हाथ पांव कैसे चलाएगा ये हम तय करेंगे क्योंकि हम तुझे रोजी रोटी दे रहे हैं। एक ये होता है। एक होता है कि तू अपनी मानसिक क्षमता कैसे उपयुक्त करेगा, तू अपनी बुद्धि कैसे चलाएगा, ये हम तय करेंगे क्योंकि हम तुझे रोजी रोटी दे रहे हैं, तो हम पर आश्रित है। और इंसान को कैद करने का बड़ा ही एक घिनौना तरीका ये होता है कि उसकी सेक्सुअलिटी को कैद कर लिया जाए। तो जीवन भर किसके साथ शारीरिक संसर्ग में रहेगी ये हम तय करेंगे। बंधुआ मजदूरी से भी ज्यादा बड़ी लानत हो गई ना।
कोई आपका हाथ पकड़ ले तो आपको बुरा लगता है और कोई आपके जितने गुप्त अंग हैं उनको ही पकड़ ले तो ज्यादा बुरा लगेगा ना। कोई आपके हाथ पकड़ कर कहे तुम्हारा हाथ मेरा बंधक है, तो ये बात अखर जाएगी कि इसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कह रहा है कि तुम्हारा हाथ अब वैसे ही चलेगा जैसे हम चाहेंगे। और कोई आपके यौनांग ही पकड़ ले और कहे कि अब ये वैसे ही चलेंगे जैसे हम चाहेंगे, तो ये तो कितनी बड़ी मजबूरी, मजदूरी, बंधन, लानत सब हो गया ना। कैसे होते हैं वो लोग जो किसी दूसरे के व्यक्तिगत जीवन का निर्धारण करने घुस जाते हैं? मैं समझ नहीं पाता हूं। कुछ मुद्दों में तो तब भी प्रवेश नहीं करना चाहिए जब कोई प्रवेश करने का आमंत्रण भी दे, खासकर जिसका जीवन है जब वो एक एडल्ट हो। आप उसके जीवन में क्यों घुस रहे हैं? कुछ मुद्दे बहुत बहुत निजी होते हैं, बहुत व्यक्तिगत होते हैं। ये शर्म की बात है कि इन मुद्दों में किसी का हस्तक्षेप हो, बहुत शर्म की बात है। मैं कह रहा हूं इन मुद्दों में तो कोई कहे भी कि अच्छा बताओ मैं इस व्यक्ति के साथ रिश्ता बनाऊं या उस व्यक्ति के साथ रिश्ता बनाऊं, तो हाथ जोड़कर माफी मांग लेनी चाहिए कि देखो इस मुद्दे पे हम तुम्हें कोई सलाह नहीं देंगे। हाँ, हम तुम्हें कुछ सैद्धांतिक बातें बता सकते हैं कि रिश्तों का मतलब क्या होता है, कि कौन सा व्यक्ति, किस तरह का व्यक्ति जीवन में आए तो शुभ रहता है, ये सब हम बता सकते हैं। लेकिन ये चीज़ इतनी ज़्यादा व्यक्तिगत है, प्राइवेट है, कि इसमें तो निर्णय तुम्हें खुद ही करना चाहिए, हम नहीं तुम्हें बताएंगे। पर भारत में संस्कृति के नाम पे ये बड़ी विडंबना रही है। आयोजित विवाह, माँ बाप तय करते हैं कि आप उम्र भर अब किसके साथ बंधोगे। माँ बाप एक अजनबी ढूंढ के लाते हैं जिसके साथ अब उनका बेटा या बेटी जीवन भर सेक्स करेंगे। पता नहीं कैसे ये माँ बाप हैं जिनको लाज नहीं आती ये करते हुए। छोटा बच्चा होता है, उसके लिए भी खिलौना लेने की बारी आती है तो बच्चे को ही कहा जाता है लो तुम ही देख लो, और वो छोटा है। वहां बस यही है कि भाई अपनी उम्र से बड़ा कोई खिलौना मत ले लेना। और एक पूर्ण वयस्क हो, उसके जीवन में क्यों कोई घुसना चाहेगा? लड़की की सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करने का ये क्या फितूर है? लड़की की भी, कुछ हद तक लड़के की भी, पर लड़की की सेक्सुअल लाइफ हम कंट्रोल करके रखेंगे, इसका आग्रह ज्यादा होता है माँ बाप को। और फ्रायड से मैं अगर पूछूंगा तो वो इसका बहुत घिनौना अर्थ बताएंगे। आपने लड़की पढ़ा लिखा कर बड़ी कर दी, छोड़ो ना, अब वो देख लेगी अपनी जिंदगी। आपका श्रेय इसी में है कि आपने इतनी बड़ी कर दी। यही आपका कर्तव्य था कि उसको पालन पोषण परवरिश ऐसी दीजिए कि वो आगे के अपने सारे फैसले खुद ले सके। लड़की 25 साल की हो गई है और उसे माँ से बाप से पूछना पड़ रहा है कि शादी किससे, संबंध किससे, सेक्स किससे। तो इन माँ बाप ने उसको परवरिश कैसी दी है कि वो 25 साल की होके भी अभी अपंग है, मानसिक रूप से लाचार है, अपने निर्णय करने में अक्षम है।
क्या परवरिश दी है उसको? जितना दहेज इकट्ठा करा, इतने में उसको शिक्षा बेहतर दे दी होती, उन्हीं पैसों से उसको दुनिया के अनुभव और एक्सपोजर दे दिए होते, अच्छी किताबें दे दी होती, दुनिया घुमा दी होती, तो आज ये नौबत नहीं आती ना कि माँ बाप गुड्डे गुड़िया का ब्याह रचा रहे हैं। 25 साल बहुत होता है। 25 साल याद आता है, चंद्रशेखर आजाद 25 के ही थे, और वो आखिरी गोली। 25 इतनी बड़ी उम्र होती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद के पास कोई एक लड़की लेकर आ रहा है कि अब से ये लड़की तुम्हारी पत्नी है और तुम इसी के साथ रहोगे, इसी के साथ खाओगे, इसी के साथ सोओगे। आप कल्पना कर सकते हैं? 25 के थे। भगत सिंह कितने के थे, सुखदेव कितने के थे, राजगुरु कितने के थे। और आप महिला हैं तो पूछ रहा हूं, रानी लक्ष्मीबाई और जोन ऑफ आर्क का तो आपने नाम सुना ही होगा। आप कल्पना कर सकती हैं कि इतने जो दुनिया के विद्रोही हुए, जिन्होंने बड़े काम करके दिखाए, कोई हिम्मत करता कि उनसे आके बोले कि ये रही लड़की या ये रहा लड़का और अब इससे हमने तुम्हारा दामन बांध दिया है। कुछ चीजें देखिए थोड़ा ऊपरी होती हैं, उनमें समाज को या किसी को भी हस्तक्षेप का अधिकार दे दिया जाता है। मैं यहाँ आ रहा होता हूँ आपके पास, आज भी आ रहा था, एक टी शर्ट पहन रखी थी, वहां उन्होंने बोला कि ये मत पहनिए, जैसी यहाँ लाइट है उसमें ये अजीब लगेगी। तो मैं पलट के गया, मैं उसको लाओ दूसरी दे दो, तो ये शर्ट पहन कर। ठीक है, बाहरी चीज है, किसी बाहर वाले ने उसमें कुछ सलाह दे दी, मैंने मान लिया। शर्ट की बात है भाई। यहाँ सब लोग हैं, शिवा है, अधिकार है इनको कि ये बीच में आते हैं, सत्र में 1-2 बार करा है कि रोक देते हैं, कहते हैं कि ये आपके सब बाल इधर उधर छितरा गए हैं, ये लीजिए बाल ठीक करिए, फिर आगे होगी रिकॉर्डिंग। अच्छी बात है, तुम्हें अधिकार है, तुम रोक सकते हो। बाल हैं, ऊपरी बात है, शर्ट है, इन सब बातों में हम हस्तक्षेप की अनुमति दे देते हैं। पर जैसे हम अपने माँ बाप से नहीं कहने जाएंगे ना कि आप लोग अपना व्यक्तिगत जीवन इस तरह से चलाइए। मान लीजिए आप घर की बड़ी बेटी हो, और आपकी उम्र पर 15-18 साल कुछ हो या 20 साल हो, और माँ 38-40 साल की हो रही हो, ऐसा होता है। अभी भी लड़कियों के 16 में 18 में बच्चे हो जाते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि लड़की 20 साल की हो और माँ 38 साल की हो। तो ऐसा तो आप नहीं देखोगे ना कि लड़की जाके माँ से कह रही है कि माँ एक बच्चा तू और कर ले पैदा, क्योंकि वो माँ का बहुत निजी मसला है। वहां पर 2 व्यक्तियों के सेक्सुअल रिलेशंस की बात है, और इसमें घर के लोगों का भी कोई हक नहीं है जाकर के कुछ बोलने का। लाज आनी चाहिए इसमें बोलने में। तो जैसे बच्चे नहीं जा करके माँ बाप से बोलेंगे कि मम्मी पापा आप सेक्स कर लीजिए, वैसे ही मम्मी पापा को भी बच्चों के इन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अब बच्चे हैं ही नहीं, बहुत बड़े हो गए। कह तो रहा हूं वो इतने बड़े हो गए कि वो अब अधिकारी हो गए हैं कि वो भारत के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, और आप बताओगे कि वो ब्याह किससे करें। किसी को सिद्धांत और सूत्र समझाना एक बात होती है कि देखो ये कसौटी है, ये स्टैंडर्ड्स हैं, इनके अनुसार तय कर लो कि तुम्हारे लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है। और किसी को अपना निर्णय सुना देना बिल्कुल दूसरी बात होती है कि हमने तुम्हारे लिए चुन लिया है।
या कि तुम्हारे लिए जो भी कोई चुना जाएगा चुनेंगे उसको हम। माँ बाप बच्ची के लिए कपड़े चुन लें, चलो चलता है, ठीक है, लड़की है उसके लिए प्यार से कुछ कपड़े ले आए तो ठीक है, स्वीकार कर लीजिए, पहन लीजिए। ये थोड़ी है कि लड़की के लिए पति ले आए, लड़की उसको भी स्वीकार कर ले। आपके लिए कोई कुर्ता ले आए, शर्ट ले आए, आपने स्वीकार कर लिया, प्रेम से ये बात होती है। आप लोग भी मेरे लिए कई बार कुछ ले आ देते हैं, सत्र में कोई किताब ले आया, कोई कुछ ले आया, मैं उसको सप्रेम स्वीकार कर लेता हूं। अब आप किसी से मिलने जाएं और कहें देखो हम तुम्हारे लिए लड़की लेकर के आए हैं और इसको स्वीकार कर लो, अभी तुम्हारे घर में रहेगी तुम्हारी पत्नी बन के, तो वो थोड़ी स्वीकार कर लेगा। फिर कह रहा हूं कुछ मामले ऐसे नहीं होते जिसमें किसी को हाथ रखने की इजाजत दी जाए, चाहे वो अपना बाप ही क्यों ना हो, चाहे अपनी माँ ही क्यों ना हो। ये माँ बाप की भी मर्यादा के विरुद्ध है कि वो इन मामलों में हस्तक्षेप करने का प्रयास करें। बात यह नहीं है कि बेटा बेटी को रोक देना चाहिए माँ बाप को, बात यह है कि बेटा बेटी आग्रह भी करें तो भी माँ बाप को कहना चाहिए कि बड़ा कर दिया तुमको, अब ये मुद्दे तुम्हारे, तुम खुद ही संभालो, तुम देख लो, हमें नहीं देखना। जब बेटा बेटी बिल्कुल टांग से ही लिपट जाए कि नहीं 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 अब हम फंस गए हैं और ये 2 या 3 विकल्प हैं, बताओ इन 3 विकल्पों में कौन सा चुने, हमें तुम्हारी राय चाहिए, तब माँ बाप को अपनी राय धीरे से व्यक्त कर देनी चाहिए कि तुम इतना ही पूछ रहे हो तो लो हम तुमको सलाह दिए देते हैं। थोड़ा अपना बता दिया, उससे आगे कुछ नहीं। और आपके घर में बच्ची पैदा हुई है, उसके साथ ही बड़ी नाइंसाफ़ी है, ये उसकी गरिमा के खिलाफ बात है कि वो पैदा हुई है और आप दहेज जोड़ रहे हो। क्या रिश्ता रह जाएगा? खास तौर पे भारत के जो सब मध्यम वर्गीय घर हैं, जहाँ बंधी हुई आय है, वहाँ वो पैदा हुई है और आपने उसके नाम से एक एफडी खोल दी या कुछ ऐसा डिपॉजिट खोल दिया जिसमें प्रति महीने कुछ जमा करना है। हर महीने आपको यही तो याद आने वाला है ना कि ये बोझ है मेरा और देखो इसके लिए मुझे अपनी आमदनी से इतना जमा करना पड़ता है, और जो जमा कर रहा हूँ उसका क्या होगा, वो मैं किसी अजनबी घर में देने वाला हूँ, ऐसे लोगों को देने वाला हूँ जिनका आज मैं नाम भी नहीं जानता। वो दहेज है। इसमें क्या प्रेम मिलेगा फिर बेटी को घर में? जिस घर में बेटी के लिए दहेज जोड़ा जा रहा हो, निश्चित जान लीजिए उस घर में बेटी को प्रेम नहीं मिल सकता। ये सुनने में कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा, वो कहेंगे पर हम दहेज जोड़ ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि प्रेम है। पागल, प्रेम होता ना तो तुम वो राशि बच्ची के कल्याण में खर्च करते। आज भी भारत में सबसे ज्यादा कुपोषित लड़कियां रहती हैं छोटी। दुनिया भर में अगर लड़कियों को देखा जाए कि वो सबसे ज़्यादा कुपोषित कहाँ है, तो भारत उन चंद देशों में आता है जहाँ सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चियाँ पाई जाती हैं। और भारत उन चंद देशों में आता है जहाँ बच्चियों के लिए दहेज खूब जोड़ा जाता है। उसको पेट भर के खाना भी नहीं देते। और खाना माने यही नहीं होता कि दाल चावल रोटी सब्जी दे दी। पोषण बिल्कुल दूसरी चीज़ होती है भाई। सचमुच अगर पोषण देना हो ना, लड़का हो लड़की हो कोई, तो खाने पर भी खर्च करना पड़ता है। ये जो हम आम रोटी सब्जी खाते हैं ना, इससे न्यूट्रिशन नहीं हो जाता। पढ़ना पड़ता है, कई प्रकार की सब्जियां खरीदनी पड़ती हैं, कुछ विटामिन्स खरीदने पड़ते हैं, कुछ सप्लीमेंट्स खरीदने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तब जाकर के एक बैलेंस्ड डाइट बच्चे को मिलती है। और वो सब आप खरीदने जाओगे तो उसमें खर्चा लगता है। वो खर्चा आप क्यों करो जब आप सारा पैसा दहेज में जोड़ रहे हो? उत्तर प्रदेश के जो अंदरूनी इलाके हैं वहाँ पर मुझे कई बार मौका लगता था जाकर के कॉलेज यूनिवर्सिटी इनके छात्रों से बात करने का। तो वहाँ पर अब सेमिनार हो रहा है बड़ा, तो सबसे जो आगे वाली कतारें होती थी उसमें जो बीटेक वगैरह की लड़कियाँ होती थी उनको बैठा दिया जाता था। मैं मंच पर हूँ और मेरे सबसे आगे 2 3 4 जो
रोज हैं उनमें लड़कियां बैठी हुई हैं, पीछे भी हैं पर आगे की तो आरक्षित ही रहती थी कि इनमें लड़कियां बैठेंगी, और वो पीछे सब तो दूर तक अपना है भरा है। और मैं उनको देखता था, ऐसी सूखी 2 हड्डी, कोई 4 फीट 6 इंच की है, कोई 4 फीट 10 इंच की है, जो 5 फीट की हो गई वो लंबी कहला रही है। किसी का वजन 25 किलो, किसी का 35 किलो। और मैं कहता था मैं इन्हें ज्ञान क्या दूं, इनको तो खाना चाहिए, इनको खाना नहीं मिल रहा है ठीक से, इनको ठीक से खाना नहीं मिल रहा है, ना इनके कद निकल रहा है, ना इनका वजन बढ़ रहा है, इतने इतने इनके मुंह हैं। दिल्ली वगैरह आ जाएं और जो खाते पीते पंजाबी घरों की लड़कियां होती हैं उनके सामने खड़ी हो जाएं, तो जैसी उनकी 4वीं 5वीं क्लास की लड़कियां होती हैं वैसी यहाँ ये ग्रेजुएशन की छात्राएं हैं, 4th 5th की बच्चियां लग रही हैं ये। लेकिन दहेज जोड़ा जा रहा है बराबर। और फिर क्या है, जब न उसका मानसिक विकास ठीक से कर रहे, ना उसका शारीरिक विकास ठीक से कर रहे, तो फिर खुद ही अपाहिज हो जाती है। फिर तुम उसको छोड़ भी दो कि जा तू अपनी जिंदगी खुद देख, फैसले कर, उससे करे ही नहीं जाएंगे, वो अपाहिज हो चुकी है। तो अब उसको छोड़ोगे, कहोगे जाकर वो आज तक तो कुछ करा नहीं, कुछ सीखा नहीं, अब अचानक कैसे करें। क्या बोलूं, कितना बोलूं, बहुत बोला है। कहाँ गया सवाल आपका? सवाल के बाद बहुत सारे आ गए तो आपका नीचे खिसक गया। खैर पढ़ लिया था सवाल तो। शायद इसी से संबंधित है, उन्होंने फिर नीचे चला गया। अरे भाई रिफ्रेश मत करिए, सवाल भाग जाते हैं सारे। पढ़ने जा रहा था मैं। कह रहे हैं फॉलो अप है सर, पर माँ बाप भी तो माँ बाप नहीं होते, बच्चों जैसे होते हैं। उन्हें इतनी समझ ही नहीं होती कि कब सलाह नहीं देनी चाहिए। वो भी कंडीशनिंग के पुतले होते हैं, कठपुतली। तो अगर जानते हो कि कोई बच्चे जैसा है तो फिर उसकी सलाह लोगे, अपनी जिंदगी के अहम मुद्दों पर जाके बच्चों की सलाह लोगे क्या? हाँ, ये क्या बात है? देखो, किसी के लिए बड़ी से बड़ी जो आप क्रूरता कर सकते हो, नाइंसाफ़ी कर सकते हो, वो यही होती है कि आप उसको लाचार बना दो, वो अपने फैसले खुद लेने लायक ही ना रह जाए। जिसको आपने ऐसा बना दिया ना, वो आदमी खुद तो दुख पाता ही है, वो दूसरों को भी बहुत परेशान करता है, क्योंकि अब वो लगातार दूसरों के कंधों पर ही चढ़कर चलेगा, जिएगा। जिस लड़की को आपने सक्षम नहीं बनाया, आप उसे जिसके साथ बांध दोगे, वो क्या करेगी? वो उस पर आश्रित हो जाएगी और क्या करेगी। हमारे यहाँ तो परंपरा भी यही है ना कि लड़की को आश्रित ही रहना चाहिए। पहले बाप पर आश्रित रहे, बाप मर जाए तो बड़े भाई पर आश्रित रहे, विवाह हो जाए तो पति पर आश्रित रहे, पति मर जाए तो फिर बड़े बेटे पर आश्रित रहे। और वो आश्रित बनी रहे तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसको किसी काबिल बनने ही मत दो, तभी तो आश्रित रहेगी। लेकिन इतना और कह रहा हूं, जो जिस पर आश्रित है वो उसका खून भी पीता है। अपनी जिंदगी में किसी ऐसे को लेके आइए जो सबल हो, सक्षम हो। आप सोचोगे कि
किसी को ले आओ जो दुर्बल है, लाचार है, क्योंकि उस पर काबू किया जा सकता है तो उसको ज़िंदगी में ले आओ। बड़ा अच्छा लगता है ना, कंट्रोलेबल है, उस पर नियंत्रण करा जा सकता है, तो चलो इससे ब्याह कर लेते हैं, इसको दबा कर रखेंगे। जिस पर तुम नियंत्रण कर सकते हो वो फिर तुम्हारे ही कंधे पे चढ़ा रहेगा ज़िंदगी भर। शुरू शुरू में तो बड़ा अच्छा लगेगा कि इसकी अपनी टांगे हैं ही नहीं, ये हम पर आश्रित रहता है, पर फिर समझ में आएगा कि जब अपने ऊपर किसी को ढोना पड़ता है उम्र भर तो कैसा लगता है। अगर चेतना के तल पर तुम कह रहे हो कि ये सब लोग बुजुर्ग होकर के भी बच्चे हैं, तो फिर उनके साथ बच्चों जैसा ही व्यवहार करो। एक बार मैंने कहा था मजाक में, उसका वीडियो भी है, कि ताऊ दिखने में 6 फीट का है, लेकिन उम्र और कद चेतना का नापा जाता है, और ताऊ की चेतना है 3 इंच की। ताऊ को ऐसे ही मानो जैसे 3 इंच का खिलौना हो, उतनी ही उसको इज्जत दो। फिर शरीर की उम्र और शरीर का कद देखकर इज्जत नहीं दी जाती, चेतना में गहराई कितनी है, चेतना कितना विस्तार ले पाई है, ये देखा जाता है। चेतना 3 इंच की है, 3 इंच माने समझ रहे हो ना, अविकसित। तो फिर उसी हिसाब से फिर तुम उसके साथ व्यवहार करोगे ना, बच्चों जैसा। गंभीर मुद्दों में बच्चों के कहे अनुसार थोड़ी चला जाता है। आप लोगों के सवाल इतने धड़धड़ा के आते हैं, मतलब 1 मिनट में 5-5, 8-8 सवाल आ रहे हैं। मैं जो पढ़ रहा होता हूँ, जब तक नीचे देखता हूँ कितनी नीचे पहुंच गया होता है पता ही नहीं चलता। फिर आपको शायद ये भी लगता होगा कि आपका सवाल लिया नहीं जा रहा। देखिए, मैं वो सवाल लेता हूं जो नया हो। आपका सवाल नहीं अगर ले पाया तो उसकी एक वजह ये हो सकती है कि उस पर बात हो चुकी है, आप थोड़ी मेहनत करके उसका उत्तर खोज लीजिए। या कई बार सवाल इसलिए नहीं लेता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत होता है। जो मुद्दा सिर्फ 2-4 लोगों को ही फायदा देगा उसको लेना ठीक नहीं ना, तो मुद्दे वो लेता हूं जो थोड़े ज़्यादा जनरल हों। को बुरा मत माना करिए, आपका सवाल नहीं लिया माना ये नहीं है कि सवाल में कुछ खोट है। अब 15,000 लोग हैं, सबके तो सवाल नहीं लिए जाएंगे ना, तो सवाल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। एक जनरल प्रॉब्लम का जो रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन होता है वो ले लिया जाता है। ठीक है। ब्रिटेन से हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हैं। और देखिए क्या चल रहा है। वहाँ इंग्लैंड में बैठी हैं और आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र भी हैं। कह रही विवाह के शुरुआती दिनों में जब मेरे पति घर का काम नहीं करते थे तो कहा करते थे कि भाई मुझे बाकी लोगों का पता नहीं, पर मैं तो खाना वगैरह नहीं बनाऊंगा और वाइफ बनाएगी तभी खाऊंगा। कह रही चलो शुरुआत में ऐसा कह दिया तो कह दिया, पर आज अब एक बच्चा हो गया है, मैं बच्चे के साथ व्यस्त हूँ, वो तब भी यही कहते रहते हैं कि मैं कुछ नहीं करूँगा, वाइफ करेगी। कह रही है मेरा काम बढ़ गया है लेकिन वो थोड़ा भी इंडिपेंडेंट नहीं बनना चाहते हैं। अब जब आपने शादी करी थी तो मुझे तो बुलाया नहीं आपने दावत में। बुलाया क्या भाई? हमें तो आता ही नहीं किसी की शादी का न्योता। शादी के बाद जो कुछ होता है उसका न्योता हमको आ जाता है।
जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अब सलाह मांग रही है मेरी, पहले मांग ली होती। क्या बोलूं मैं। सिर्फ यही मुद्दा थोड़ी है कि वाइफ खाना बनाएगी तो खाऊंगा, मतलब बात तो बहुत दूर तक जाती होगी ना। मैं कहाँ तक जाऊं और क्यों जाऊं। क्या बोलूं मैं। फिर कह रहा हूं कोई भारी मुद्दा हो, गंभीर मुद्दा हो तो उसको सुलझाने में भी अच्छा लगता है। ये कौन से लोग हैं जो कह रहे हैं कि मैं बीवी नहीं कुक लाया हूं, रसोइया। मैं तो महिला होता और मेरा ब्याह हो गया होता। ऐसे होता नहीं, पर अगर हो गया होता और मेरे पतिदेव बोलते कि चल खाना बना, मैं तो उन्हीं को बना देती भाई। हम्म। क्या सोच के आप लोग ब्याह किया करते हो, क्या देख के किया करते हो। पतिदेव ने बच्चा तो जल्दी से बना दिया, खाना नहीं बना सकते। वी ओनली मेक बेबीज, वी डोंट। कुछ होगा आपके उनके बीच में करार। मैं क्या बताऊं, पति पत्नी का रिश्ता, उसमें मैं क्या बोलूं। मुझे क्या पता आप लोगों ने आपस में क्या समझौता कर रखा है। हम हिंदुस्तानी हैं, हम कहीं भी चले जाएं हिंदुस्तान को दिल में लेके जाते हैं। क्या फर्क पड़ता है हम लंदन में रहते हो। बीवी का काम है घर में खाना बनाना। शाबाश। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं बोलना शुरू कहां से करूं। इसमें इतने सारे मुद्दे हैं, कैसे सामने एक पहाड़ खड़ा हो गया और इतने सारे इसमें मुद्दे हैं। अब उस पहाड़ को कहां से तोड़ना शुरू करूं ये नहीं समझ में आ रहा मुझको। क्या बोलूं। होता है कई बार, ये भी होता है। जो अपने देसी लोग होते हैं ना, यूएस यूके कनाडा ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, वो कई बार शादी करने के लिए खास तौर पे हिंदुस्तान आते हैं। कहते हैं गोरी से शादी करेंगे तो हमारी सुनेगी नहीं, और ज़्यादा मुंह चलाएंगे तो जूता और मारेगी। देसी वाली गाय होती है एकदम। जिधर ठेलो उधर चल देती है, बछड़ा दे देती है, दूध दे देती है। तो खास तौर पे ब्याह करने के लिए आते हैं इंडिया। ये पूरी एक मार्केट है बढ़िया वाली। वो वहां 20 साल से रह रहा होगा, वो पैदा वहां हुआ होगा, वो हो सकता है 3 पुश्तों से रह रहा हो अमेरिका में, पर शादी के लिए लड़की कहेगा मुझे देसी चाहिए, क्योंकि ऐसी बढ़िया गाय अमेरिका में मिलती ही नहीं। विकसित देश है भाई, वहां ऐसे नमूने थोड़ी मिलेंगे। पर भाई मैं नहीं जानता, आप लोग देखिए, आपकी जिंदगी है। ये कह रहे हैं कि आप कहते हैं कि लड़कियों के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। तो एक लड़की है जो पैसा इसलिए कमाना चाह रही है क्योंकि वो लग्जरी लाइफ जीना चाहती है। वो
दुनिया के सब लोगों की तरह सांसारिक भोग करके सोचती है कि ज़िंदगी में कुछ मिल जाएगा। तो वैसे व्यक्ति को मैं पैसा कमाने के लिए इनकरेज करूं या पहले इसकी चेतना को उठाने का प्रयास करूं? देखो बेटा, पराधीन सपने हो सुख नाही, ठीक है? तो कोई किसी भी कारण से अगर स्वावलंबी हो रहा है तो ये परावलंबी होने से तो बेहतर ही है। अभी सुन रहे हो ना किससे कि अपना कुछ कमाते नहीं, अपनी कोई क्षमता नहीं विकसित करी, ब्याह हो गया, बांध दिए गए, अब बच्चा हो गया, अब क्या करें। अब जो स्थिति है वो तो पलटी भी नहीं जा सकती। यही अगर ये सवाल हो कि हम जानते नहीं थे कि जीवन का उद्देश्य क्या है, तो हमने पैसा कमाया लग्जरी लाइफ जीने के लिए, पर दिख रहा है कि इस लग्जरी लाइफ से कुछ मिल रहा है, तो क्या करें? तो इनकी सहायता की जा सकती है, इनकी सहायता तो फिर भी की जा सकती है। कम से कम इन्होंने जीवन में स्वतंत्र रहने की क्षमता विकसित करी है। हाँ, उस क्षमता को इन्होंने बस भोग की और लग्जरी की तरफ भेज दिया। उस क्षमता की दिशा बदली जा सकती है, लेकिन जिसने क्षमता विकसित ही नहीं करी उसका क्या करेंगे? तो भले ही कोई कंजम्पशन या लग्जरी के लिए स्वावलंबी होना चाहता हो, वो भी ठीक है, वो आदर्श स्थिति नहीं है, लेकिन पर निर्भर होने से बेहतर स्थिति है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने को। जा मार्ग साहब मिले, प्रेम कहावे सोए रे साधो, प्रेम कहावे सो। विश्वास ना जिकर जन्म गवाया बाद, विश्वास ना जिकर जन्म गवाया बाद। अब पछतावा क्या करे, निज करनी कर याद रे साधो, निज करनी कर याद। प्रीति बहुत संसार में, नाना विधि की सोई। प्रीति बहुत संसार में, नाना विधि की सोई। उत्तम प्रीति सो जानिए, सतगुरु से जो होए रे साधो, सतगुरु से जो हो। मेरा नाम रविंद्र चौधरी और मैं अभी काठमांडू नेपाल से। आचार्य जी को तो मैं अभी कहूँ तो लगभग 8 से 9 महीना हो गया, और मैं एक एजुकेशन कंसल्टेंसी में काउंसलर हूँ जो बाहर पढ़ने के लिए जाता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया अभी और कनाडा और यूएसए। वो स्टूडेंट के साथ मैं बात करता हूँ। तो मुझे एक्चुअल में जब से मैं ज्वाइन किया हूँ आचार्य जी को, तो मेरे काम में भी बहुत वो हेल्पफुल है, क्योंकि लगभग वैसे ही क्वेश्चन सब वो मतलब क्वेश्चन आंसर का होता है, तो बैकग्राउंड लगभग ऐसे ही होते हैं जैसे सेशन में आचार्य जी के साथ लगभग होता है वैसे ही। तो अब जैसे और इससे पहले के सेशन में भी जैसे क्वेश्चन था, तो मैं क्वेश्चन भी समझता हूँ और क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चनर को समझने की कोशिश करता हूँ। और सो इसीलिए मुझे तो बहुत
हेल्पफुल हो रहा है जब से मैं आचार्य जी को सुनने की कोशिश किया हूँ। और जो हम लोग का जो धर्म है नेपाल के भी कंटेक्स्ट में, वो अभी भी कर्मकांड में ही है सब। लेकिन अभी जब आचार्य जी से सुनने की कोशिश किया तो लगा कि नहीं, एक्चुअल में धर्म के मतलब तो जो मेन प्रॉब्लम है वो जो कुछ बड़ा घटना होने से पहले वो हमको मालूम होना चाहिए था। तो ये सबसे बड़ा सीख रहा अभी तक का भी। मन के बहुतक रंग है, छिन छिन बदले सोई, एक रंग में जो रहे ऐसा बिरला कोई। धन्यवाद।